अब सुनना ध्यान से। टीपीके नंबर 1 देखो, मिस्टर के बोलता है द ऑर्डर ऑफ एक्स वाई जेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट स्टैंडर्ड्स आर मेंट फॉर रेफरेंसेस ओनली, इट इज नॉट नेसेसरी टू फॉलो सच स्टैंडर्ड्स। बोल क्या लिखोगे? हाँ इनकरेक्ट ना, वो तो सबको मालूम है, ठीक है, पर लिखोगे क्या उसके अंदर ये बताओ मुझे। बताओ भाई कंटेंट ऑफ द आंसर। निलेश तुम्हारे सामने ओपन बुक है यार, तुम्हारे सामने पूरा आंसर्स लिखा हुआ है, तुम मेरे को बता दो उस आंसर में से तुम क्या लिखोगे, बस सिंपल। ओपन बुक एग्जाम, चलो ऐसे होने नहीं वाली है, पर तुम्हारे लिए यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम। एनीवन ऑनलाइन? श्रद्धा कैन यू टेल मी इसमें क्या लिखोगे आप? सर ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे ऑडिटर का। ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स लिख देंगे, वो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा लिख देंगे ए और बी, ठीक है। और याद है अपन ने जो चार्ट बनाया था, ओपन द चार्ट्स, ओपन द चार्ट्स, याद है हमने एक चार्ट बनाया था, और याद है इसमें ये लिखा था कि हाउ टू कंडक्ट द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। कंडक्ट कैसे करना है? सबसे पहला बोलो बाय कंप्लाइंग विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा मेंटेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तीसरा बाय एक्सरसाइजिंग, चौथा बाय ऑब्टेनिंग, और लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा था? समझा? दिस इज योर आंसर। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। समझा? वही लाइन चिपकानी है, नहीं लास्ट वाली, समझा? अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? वी कम टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है? ऑडिट क्यों करना है? अरे लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये कैसे अचीव किया जाता है? जब ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कि वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अरे यार ये लाइन समझ में आ रही है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव की लाइन उठा के लिखी है उन्होंने, एक्सप्लेन स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, तो चुपचाप ऑब्जेक्टिव्स छाप देना, समझा? ये दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है? वो लोग ने क्या किया है, ये यहाँ से यहाँ तक तो अपना वही आंसर है ऑब्जेक्टिव्स का, फिर वो लोग ने क्वेश्चन चिपका दिया, पर्पस ऑफ द ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री, ये वो सब, दिस इज अचीव्ड बाय, वो पूरा क्वेश्चन छाप दिया। देखो ये पूरा क्वेश्चन ही है एवरीवन। उसके बाद है ना सीधा इतना लिख देना कि हाँ ये वाला लाइन लिख देना, एन ऑडिट conducted in accordance with standards and relevant ethical requirements enables the auditor to form that opinion। ठीक है, सारा वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, क्लियर कट पूछा है, सीधा सीधा, इतना सीधा कोई नहीं पूछता एग्जाम में, इतने सीधे रहेंगे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बोलो, क्या उसने ऑब्जेक्टिव से कंप्लाई किए हैं? नो ऑब्वियसली नो, और ऑब्जेक्टिव छाप देंगे और केस को रिलेट करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ना है, फटाफट कीवर्ड्स उठाना है क्वेश्चंस में से और अराइव करना है कि कौन से क्वेश्चन पे, कौन से सेक्शन पे, कौन से स्टैंडर्ड पे। रॉन्ग बैच, CFI and auditor। On the above basis, he is absolutely satisfied। Oh, कौन है ये? लालजी भाई इन्वेस्टर। He is absolutely satisfied कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो एकदम सेफ हाथ में और कोई चांस ही नहीं है पैसा जाने का। Do the audited results and audit report provide such assurance? Is thinking of Lalji bhai correct? No. याद है ना, ऑडिट हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता है। नेक्स्ट, फिर वो लोग ने बहुत सारा चीजें लिखा है, वो सब तुम पढ़ के समझ लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो ये सारे पीपीक्यूज हो गए। पीपीक्यू नंबर 1 ये वाला देखा था अपन, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट वाला, जल्दी देखो। कुछ नहीं, एथिकल रिक्वायरमेंट का शॉर्ट नोट पूछा हुआ, समझा?
अच्छा, जब भी ऑडिट के क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स, जब भी ऑडिट के क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स है, जैसे ये देख लें, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं, ये स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट एज इट इज चिपका देना है आंसर में, समझ लेना वो तुम्हारा बिल्डअप है। इज इट क्लियर एवरीवन? कुछ नहीं आता है तो ये तो छाप सकता हूँ ना मैं अच्छे से। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी के बीच में डिस्टिंग्विश कोई नहीं पूछता है फाइनल लेवल पे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल। अगेन एथिकल रिक्वायरमेंट्स का शॉर्ट नोट है सिंपल वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए, मार्केट एज अ वीवीआईपी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर मत पढ़ना गलती से, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना। मोटू पतलू वाला क्वेश्चन है। फैट द ऑर्डर ऑफ थिन, उसका ऑफिस है इन द बिल्डिंग ओन्ड बाय थिन। ओके, मतलब क्लाइंट की बिल्डिंग में उसने ऑफिस ले रखा है, और फैट को ना रेंट में कंसेशन मिलता है 10% का कंपेयर टू अदर टेनेंट्स। बोलो कमेंट व्हाट मींस। ओके, और कुछ सोच लो आराम से, आंसर मत पढ़ना बस। श्रद्धा, सविता, ज्योति, ज्योति why is your video off? एनीवन, क्या लिखोगे तुम इसके ऊपर? जल्दी बोलो फटाफट। नीलेश, व्हाट विल यू राइट? मींस यू विल राइट अ डिप्लोमेटिक आंसर, ऐसे ही ना? राइट, यू आर सेइंग दैट ओनली ना, कि अगर 10% से उसका कुछ इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रहा है तो गलत है, नहीं है तो ठीक है। हाँ, 10% कंसेशन देना, वो लोग ने ट्रैप क्वेश्चन था ये। 10% कंसेशन मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज तुम कहीं भी जाओ तुम्हें कोई भी 10% कंसेशन दे सकता है। जैसे अगर तुम बोलोगे कि मैं अपफ्रंट पूरे साल का रेंट पे करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, दिया 10% कंसेशन। दूसरे टेनेंट्स नहीं दे रहे, मैं दे रहा हूँ तो मुझे मिलेगा, समझा? मैंने ऐसा घर आपसे रेंट पे लिया है जिसमें एक फर्नीचर नहीं है, सारा फर्नीचर मेरा लगेगा। घर में रिपेयर वर्क की जरूरत है, मैं रिपेयर करवाऊंगा। समझ में आ रहा है? अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तो आपने बोला ठीक है, हम आपको 10% कंसेशन में दे देंगे। कोई ऐसा घर है वो वास्तु वाइज प्रॉपर नहीं है, कोई ले ही नहीं रहा है वो घर, मैंने रेंट पे लिया, समझा? अरे क्लियर है क्या? देयर आर मेनी अदर रीजंस जिसके वजह से कंसेशन मिलते हैं। क्या 10% कोई बहुत बड़ा कंसेशन हो गया? नहीं। क्या मैं बिक जाऊंगा? नहीं ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, अगर वो बोलते हैं फ्लैट 50% रेंट में कंसेशन, ऐसा किसी को नहीं मिलता है, समझ में आ रहा है? लेकिन 10% कंसेशन इज वेरी नॉर्मल दीज डेज, ठीक है? जानबूझ के वो लोग ने लिखा कंपेयर टू अदर टेनेंट्स, ताकि लोग को और ज़्यादा फील हो कि हाँ उसका इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रहा हो, नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ना इसके अंदर डिप्लोमेटिक आंसर आएगा और ना ये आंसर आएगा कि इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रहा है। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? इंडिपेंडेंस अफेक्ट नहीं हो रहा है। आंसर घर पे पढ़ लेना अच्छे से एक बार। तुम लोग ने इनके आंसर्स पढ़े कि नहीं गाइस? तुम लोग ने ये PPQs देखे कि नहीं? सच्ची सच्ची बोलो, अब झूठ बोल के क्या ही मिलने वाला है? हाँ, श्रद्धा, सविता, तुम लोग का स्माइल बता रहा है कि तुम लोग ने बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली इन्हें छोड़ दिया है। हाँ, देखो किसी ने नहीं पढ़ा ना, वो मीनाक्षी तुमने भी नहीं पढ़ा, तो जो मैं नहीं करवाऊंगा वो तुम नहीं करोगे। वाह यार, फाउंडेशन चल रहा है क्या ये? हाँ, CA फाउंडेशन का बैच चालू है। हाँ, तुम इतने छोटे बच्चे हो कि तुम ये सोच के बैठोगे जो सर करवाएंगे वही हम लोग करेंगे, घर पे जाके हम कुछ भी नया टच नहीं करेंगे। कम ऑन, तुम फाइनल में हो यार, और तुमको तो अब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलने का जोश जुनून होगा ना। तो यार तुम्हें खुद से चीज़ें करनी है, मैं करवाऊँ नहीं करवाऊँ, तुम बोल देना, तुमको उल्टा बोलना चाहिए था, सर आपने ये करवाया ही नहीं, ये करवाओ, या फिर ये हमने कर लिया, हमको समझ में आया। तुमने तो कुछ किया ही नहीं खुद से।
तुमने भगवान जाने फिर तुमने रिवीजन भी कैसा किया होगा नीलेश? आपने रिवाइज किया 200 पूरा याद हो गया अच्छे से? देखा क्या होता है? न्यूज़पेपर है ये। हाँ नीलेश, न्यूज़पेपर है ये, कुछ नहीं होने वाला है देखने से नीलेश। इनहेरेंट लिमिटेशन का आंसर कर पाओगे? बोलो बोलो ना, वही तो प्रॉब्लम है। एक हफ्ते में एक लेक्चर हो रहा है, उसमें तुम लोग कांड कर रहे हो ऐसा। अक्टूबर में 2 लेक्चर लेने वाला हूँ मैं कम से कम। थोड़े बहुत का क्या करूँ मैं? अच्छा डालूँ इनहेरेंट लिमिटेशन वीवीआईपी आंसर है, मैंने तुम्हें मार्क करवाया है इम्पोर्टेंट। ज्योति याद किया आपने? सर बुक्स आपने अवेलेबल करा दी है क्या? मुझे बुक्स मिली नहीं है अभी तक। 200 का नोट्स तो अवेलेबल है ना यहाँ पे? नोट्स कहाँ पे शेयर किया है? शेयर मतलब आई डोंट नो वो लोग ने ऑनलाइन अपलोड किया है कि नहीं। ऑनलाइन अपलोड किया है उन्होंने, ऑनलाइन अपलोड किया है। देखो श्रद्धा भी बोल रही है ऑनलाइन अपलोड किया है। और दूसरा ब्रांच में से आके वो 200 का हार्ड कॉपी ले सकती हो। कहाँ रहती हो आप? मैं तो खार में रहती हूँ। मैंने ब्रांच वाले असिस्टेंट को पूछा था तो उन्होंने बोला था अवेलेबल नहीं है अभी तक ऑडिट की बुक। बुक नहीं है, वो बुक पूछा होगा ना तुमने, तो उन्होंने बोला होगा बुक नहीं है। नोट्स पूछूं? हाँ उनको पूछो 200 का शीट्स है, शीट्स पूछना। नोट मतलब नोटबुक पूछोगे तो वो टेंशन में आ जाएगा, ठीक है? तो तुम शीट्स पूछना कि मेरे को 200 का शीट। समिता, श्रद्धा, आप लोग ने कलेक्ट किया हार्ड कॉपी ऑफ 200? कभी करोगे आप लोग? नहीं सर, मैंने पूछा पूछा था, था। उन्होंने शीट्स के रिगार्डिंग कुछ बोला ही नहीं है। अरे हाँ तो सर। मैंने आपको बोला था ना कि शीट्स कलेक्ट कर लेना। तुम लोग मेरी बात सुनोगे कि वो लोग की बात सुनोगे? सर अवेलेबल ही नहीं था वो मुलुंड ब्रांच में। मैंने 3-4 बार पूछा है ऑडिट का कुछ अवेलेबल आप है क्या। मुलुंड रहती हो? मैं डोंबिवली रहती हूँ, मैं मुलुंड ब्रांच से कलेक्ट करती हूँ सर। अच्छा हाँ, तो मुलुंड ब्रांच में पहुंचाना पड़ेगा ना वो शीट्स। मेरे को तो सबका बोरिवली बोरिवली फील आता है कि सब बोरिवली आके कलेक्ट करते हैं। समिता वेयर डू यू स्टे? अंधेरी। क्या? अंधेरी? अंधेरी। ओके ओके, तो आप कहाँ से कलेक्ट करोगे? अंधेरी पहुंचाऊं आपके लिए एक शीट? हाँ सर, मैं अंधेरी ब्रांच से ही लेती हूँ। ठीक है। आप तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि कोई किसी का अंधेरी पहुंचाना है। ज्योति, ज्योति कहाँ रहती है? ज्योति क्या बोली थी? खार रहती है। आपका अंधेरी पहुंचा दो, अंधेरी से कलेक्ट कर लोगे? हाँ ठीक है, तो आप दोनों का 2 अंधेरी पहुंचा दूंगा। श्रद्धा कहाँ रहती हो तो उसको मुलुंड पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मुलुंड आने में टाइम है, वरना मैं ही लेके आ जाता आपका शीट। ठीक है। बाकी ये लोग के पास तो है, पर खैर ये लोग ने भी पढ़ा नहीं है, तो यू गाइज आर इवन। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे ये सब नहीं चाहिए, ठीक है? ऑनलाइन तो था ना तुम लोग के पास भी, तो ऑनलाइन से भी याद कर सकते हैं इंसान को पढ़ने क्या इंटरेस्ट हो। तो ऐसा मत करना तुम लोग। एवरीवन नेक्स्ट लेक्चर से जितना भी हो रहा है मेरे को याद करके चाहिए। ऐसा नहीं मैंने पढ़ा था, ये किया था, वो किया था। इनहेरेंट लिमिटेशन का आंसर नहीं आंसर कर पाओगे तुम लोग? मीनाक्षी, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरेंट लिमिटेशन? Which cannot be avoided. Now inherent limitations क्या क्या है? इसको याद कैसे किया था? पहले अकाउंटिंग करते हैं, फिर उसका ऑडिट करते हैं, वो हमको एक रीजनेबल टाइम और कॉस्ट में करना पड़ता है, और फिर एक गर्लफ्रेंड वाला नाटक अलग होता है। एवरीवन, तो पॉइंट नंबर 1 इज अकाउंटिंग वाला वर्ड क्या है? कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके अंदर क्या कंटेंट लिखोगे? क्या बोला आपको खुद को समझ में आया? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयर आर सर्टेन आइटम्स। चार्ट बनाया था ना इसके ऊपर अपन ने। चार्ट डाल रहा है क्या वो चार्ट तुम्हारे यहाँ पे? वो चार्ट से तो रिकॉल करना है पूरा। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयर आर सर्टेन आइटम्स व्हिच आर वैल्यूड ऑन द जजमेंट्स एंड एस्टिमेट्स ऑफ द मैनेजमेंट। In these items there are inherent uncertainty which cannot be eliminated even by auditors audit procedures। समझो क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो मैनेजमेंट के जजमेंट्स पे वैल्यू होते हैं, जो हाईली सब्जेक्टिव होते हैं। तो इसके लिए ये आइटम्स में हमेशा एक इनहेरेंट वेरिएबिलिटी रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी, जो ऑडिटर का ऑडिट प्रोसीजर्स भी एलिमिनेट नहीं कर, मतलब कितना ही अच्छे से ऑडिट कर लूँगा। अब मैंने मैनेजमेंट को पूछ लिया ये अमाउंट मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो मैनेजमेंट बोलेगा आप ड्यूरिंग द ईयर थे क्या?
मैंने बोला नहीं था। तो बोला वो टाइम के लिए हमको सही लग रहा था तो हमने ये एस्टिमेशन लिया। अब क्या करने का इसमें, मैं क्या बोल सकता हूँ, झाड़ा करने बैठो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कितने अच्छे से ऑडिट कर लो लेकिन वो चीज़ को एलिमिनेट, वो इनहेरेंट अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। पॉइंट नंबर 1, समझ के भी पढ़ना है, फिर कीवर्ड्स भी याद रखना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड मेमोराइज करना है। जितना टाइम तुम स्पेंड करोगे ऑडिट में, यू स्टैंड अ वे बेटर चांस टू स्कोर, मतलब 60 प्लस इज मिनिमम। सुन रहे हो तुम? 60 प्लस इज मिनिमम। योर पासिंग इज नॉट 40, योर पासिंग इज 60। अमेंडमेंट आ गया सिलेबस में, अभी 40 पे पास नहीं कर रहे, मालूम है तुम लोग को, 60 पे पास कर रहे। 40 तो हो गया, न्यू सिलेबस, न्यू अमेंडमेंट्स, 60 मार्क्स इज पासिंग नीलेश, 80 इज एग्जाम्शन। ठीक है, तो तुम लोग वही पकड़ के चलना। अगर तुम एक बैच में आ रहे हो, वो भी एक प्राइवेट बैच में जहाँ पे तुमको हर एक को इंडिविजुअल अटेंशन मिल रहा है और वहाँ यू आर नॉट एबल टू स्कोर 60 प्लस, तो फिर तो कुछ मतलब का ही नहीं। किसी ने एफर्ट नहीं डाला है। फर्स्ट चैप्टर में तो लोगों का जोश अच्छा होता है, धीरे धीरे कम होता है, वो मैंने देखा है, सुना है, चलो ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपका जोश ऐसा रहेगा तो फिर क्या होगा पूरे ऑडिट में? धीरे धीरे बढ़ता है आपका जोश। हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या था? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। व्हाट विल यू राइट इन नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स सिद्धार्थ? प्रैक्टिकल लीगल लिमिटेशन क्या है? और प्रैक्टिकल लीगल, और बस यही लिखोगे और क्या लिखोगे? Practical limitations which include there are sophisticatedly designed frauds which go undetected even through the audit procedures. And second, legal limitations as far as audit is concerned, it is not private. It is not a legal investigation, but an it is not an official investigation into the alleged wrongdoing. उसके पास कोई लीगल पावर्स भी नहीं होते हैं टू सर्च एंड ऑल। गुड, ठीक। नीलेश क्या कर रहे हो आप? नोट्स नहीं है आपके पास? अच्छा अच्छा, चार्ट्स ड्रॉ नहीं किया आप? चलो ठीक है, ओके। पीपीके नंबर 1 पे आओ जल्दी से। MNL Limited requested the auditor CAP to provide absolute assurance in respect of its 10 branches. बोलो। मिला सब लोग को एक क्वेश्चन? ज्योति और समिता, आप लोग के पास वो PDF तो है ना? ज्योति और समिता, आपके पास ये PDF है ना? ज्योति आपके पास नहीं है? श्रद्धा कहाँ अपलोडेड है ये PDF? जरा ज्योति को गाइड कर दो जरा। टेलीग्राम चैनल पे है सर। कौन सा नाम है टेलीग्राम चैनल का? F25 या 24? नवंबर 24 मैम। नवंबर 24 मुझे ऐड नहीं किया हुआ है ग्रुप में, मैंने उनको बोला भी एक ग्रुप में ऐड करो। अच्छा, मई वाले कौन कौन है? एक ही है, बाकी सब नवंबर वाले हैं क्या? ठीक है, ओके चलो। रेडी? हाँ, MNL लिमिटेड रिक्वेस्ट है, इसमें क्या लिखोगे फटाफट बताओ। वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस हो, इज इट पॉसिबल? नहीं, सीधा मना कर देंगे, इनहेरेंट लिमिटेशन का गाना गा देंगे, तो आंसर पूरा छाप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वो लोग ने पूरा अच्छे से ऑडिट कंप्लीट कर दिया है, बाद में उन लोग को मटेरियल में स्टेटमेंट मिला है। एवरीवन, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद कुछ मटेरियल में स्टेटमेंट सामने आए जो ऑडिटर रिपोर्ट नहीं कर पाया था, ऑडिटर ने नोटिस नहीं किया था, ऑडिटर के नॉलेज में नहीं आया था। मैनेजमेंट बोल रहा है, मैनेजमेंट एलिगेशन लगा रहा है, अलेजेस मतलब वो एलिगेशन लगा रहा है कि ये गलती ऑडिटर की है। क्या बोलेंगे? सोच के बोलो गाइस, सोच के बोलो, आंसर मत देखो लेकिन सोच के बोलो। क्या बोलोगे तुम? क्या ऑडिटर की गलती है? मतलब तुम बोल रहे हो ऑडिटर की गलती नहीं?
अरे यार एक आंसर देना है तुम्हें, फटाफट सोच के बताओ। करेक्ट है, वेरी गुड। अरे डिप्लोमेटिक आंसर देना है यार, हमको मालूम है क्या क्या किया उसने, नहीं ना, तो हम लिख देंगे अगर वो नेग्लिजेंट था, मतलब अगर उसने स्टैटिस्टिक्स से फॉलो नहीं किया था, अगर वो अपडेटेड नहीं था और वो केयरलेस रहा था ऑडिट करते वक्त, तो ही विल बी लायबल, अगर वो प्रूव होता है तो। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हो पाता है और वो प्रूव कर देता है कि नहीं देखो मैंने तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट किया था, देखो मेरा सारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा हूँ आपको, मेरा प्लानिंग दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, मैंने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए थे वो सब दिखा रहा हूँ, मैं ये भी बताता हूँ कि मैंने इनसे एविडेंस मांगा था, इन्फॉर्मेशन मांगी थी, लेकिन इन्होंने मना कर दी थी वो टाइम पे, एंड ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि पूरे टाइम वेट करते रहूँ। अरे क्या मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए फॉरएवर के लिए वेट करूँगा क्या? अरे इन्फॉर्मेशन छोड़, हम किसी के लिए फॉरएवर के लिए वेट करते हैं क्या? नहीं करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन के लिए क्यों वेट करेंगे? अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा ना तुमको अच्छे से? ओके गुड, बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, बाद में घर पे पढ़ना। आई एम रियली सरप्राइज कि तुम लोग ने क्वेश्चंस नहीं देखे, जो किए थे वो देखे, उनके आंसर्स देखे? मीनाक्षी नहीं देखे, क्यों? रीजन मीन बस नहीं देखा। श्रद्धा, ज्योति, समिता, आंसर्स देखने, आंसर्स ही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर्स एज इट इज चिपकाना नहीं है, पर आंसर्स का रेफरेंस तो लेना है ना यार अपने को। और ट्रस्ट मी, बिना पीपीक्यू सॉल्व किए कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कितना आज ज़्यादा आंसर याद कर लो तुम इनहेरेंट लिमिटेशन का, इसका उसका, डजंट मैटर, जब तक तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। वी हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स। प्रोविजन तो फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, हर एक आंसर के साथ मैं रिकॉल करूंगा तो प्रोविजन ऑटोमेटिकली याद हो रहे हैं, लेकिन तुमने क्वेश्चंस ही नहीं देखे और तुम डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे फिर तो मतलब ही नहीं है। सिर्फ प्रोविजन याद करके कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया आज तक। समझ में आ रहा है? द मोर एंड मोर यू सॉल्व और इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक दिया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, तो व्हाई आर यू नॉट यूटिलाइजिंग इट? देखो तुम नहीं क्लियर होते हो तो फिर तुम ये तो नहीं बोल पाओगे नोट्स अच्छे नहीं थे, या जिसने पढ़ाया था वो पढ़ाया, उसने अच्छे नहीं पढ़ाया था, हमको नहीं समझ में। तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा यहाँ पे बोलने के लिए। यहाँ लोगों के पास ये एक्सक्यूज होता है कि हमको नोट्स अच्छा नहीं मिला था, हमको ये नहीं था, हमको वो नहीं था, पढ़ाने वाला अच्छा नहीं था, हमको कुछ समझ में नहीं आया, उसने याद भी नहीं करवाया आंसर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे तुम क्या ये रीज़न दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। समझ में आ रहा है? तुम अगर नहीं क्लियर होते तो तुम्हारा ही रीज़न होगा कि तुमने फोकस नहीं किया। एंड मीनाक्षी, ओनली योर अटेम्प्ट इज मेड 24। बाकी ये लोग तो फालतू में चिल मार रहे हैं, वो नवंबर 24 का सोच के शायद इसलिए चिल मार रहे होंगे। आई डोंट नो ये लोग क्यों चिल मार रहे हैं इतना, पर अभी नेक्स्ट लेक्चर से तो आई विल नॉट एंटरटेन एनीवन जो याद नहीं करके आए। आई विल नॉट एंटरटेन एनीवन, सुन रहे हो तुम लोग? रिकॉर्डिंग पे है। आई विल नॉट एंटरटेन एनीवन इन द लेक्चर, रिमूव्ड, सीधा फ्रॉम द लेक्चर। अगर याद करके नहीं आया तो मैंने पूछा, टूटा फूटा ही सही, आंसर मुंह से निकलना चाहिए। समझा? अगर तुम याद नहीं करके आते हो कोई बात नहीं, आराम से घर पे सुबह सुबह क्यों उठ के आते हो फिर लेक्चर में? तुमको पता है कितनी तकलीफ होती है सुबह 7 बजे उठने के लिए? पता है ना तुमको? तो फिर क्यों आना जब पढ़ना ही नहीं है तो? क्लियर है? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या तुम्हें क्लिक हो रहा है? ये क्या पूछा है, कौन सा पॉइंट पूछा है? एनीवन? जल्दी 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 जल्दी, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है ऑनलाइन। सेकंड पॉइंट पूछा है सर। सेकंड पॉइंट पूछा है, रॉन्ग। लिमिटेशन। सेकंड पॉइंट वाज प्रैक्टिकल लिमिटेशन वाला। हाँ, लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट पूछा है। याद है वो पॉइंट याद है कि यूजर एक्सपेक्ट्स दैट द ऑडिटर विल कंप्लीट द ऑडिट इन अ रीजनेबल टाइम एंड रीजनेबल कॉस्ट, and therefore he resorts to, he conducts test checking, and therefore his efforts are more directed towards risky areas। समझा? और वहां पे एंड में ये लाइन लिखी हुई थी और ये लाइन चिपका देना है एज इट इज। हाँ समझा? क्या मैं टाइम की लिमिटेशन को एक्सक्यूज लेके चल सकता हूँ क्या? नहीं चल सकता हूँ। नेक्स्ट
Some MMS may remain unreported by the auditor. कुछ नहीं, inherent limitation short note. Process of audit suffers from certain limitation. हाँ जी बिल्कुल, inherent limitation short note. Question 6A और B पढ़ो, A और B पढ़ो, जरा बताओ मुझे क्या पूछा है वो लोग ने. हाँ डन हुआ क्या, समझा क्या. 6A किसके ऊपर है, वो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स. बी किसके ऊपर है, वो अदर मैटर्स. अदर मैटर्स बोल सकता है कोई, अदर मैटर्स एनीवन, अदर मैटर्स. हाउ विल यू स्टार्ट, इंट्रो लाइन अदर मैटर्स. इंट्रो लाइन तो उन्होंने लिख के दे दी है, टेंशन नहीं लेना. ये देखो ये इंट्रो लाइन ही है, तो इधर उधर सोचो मत, इंट्रो लाइन सामने है तुम्हारे. अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन, ठीक है. ओके, फॉलोइंग आर द असर्शंस और सब्जेक्ट मैटर्स. और वो असर्शंस क्या क्या है, क्या क्या आंसर दोगे इसमें गाइस. पॉइंट नंबर 1 बस. Inappropriateness of going concern. ऐसा कुछ भी नहीं है. Anyone? हाँ श्रद्धा, come on. Events that indicate possible fraud. Existence of non-compliance. Existence of non-compliance in law and ऐसा regulation. कुछ भी नहीं है. You know it. You know the answer, right, guys? You know the answer, right? Everyone knows the answer, right? Still, you're not able to reproduce the answer. How frustrating it is. Do you know that? How frustrating it will be in the exam. Do you know that? कि मुझे आता है फिर भी नहीं आता है. मतलब मेरे पास कोई चीज़ हो के भी नहीं है, वो मेरी हो के भी मेरी नहीं है. ना दिमाग खराब हो जाएगा ये सुन के, ये सोच के. फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस अफेक्टिंग द गोइंग कंसर्न. फ्यूचर, अरे वो उसको मालूम है कि आगे कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन वो हमको बता ही नहीं रहा है. इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न. जी. R, existence and completeness of RPRs and the RPTs, related party relationships and transactions. अरे एवरीवन, और L से क्या है, सेंटेंस बोलो. ठीक है. हाँ नेक्स्ट. फ्रॉड पर्टिकुलरली मैनेजमेंट फ्रॉड. ये लिखना पड़ेगा, सिर्फ फ्रॉड नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको स्ट्रेस करना पड़ेगा. मैनेजमेंट फ्रॉड डिटेक्ट करना बहुत टफ है, बहुत प्रॉब्लम है उसमें. एम्प्लॉय फ्रॉड होगा ना तो मैनेजमेंट हेल्प करेगी मेरी, लेकिन खुद मैनेजमेंट ही फ्रॉड की है तो वो तो एम्प्लॉय को भी मेरी हेल्प नहीं करने देगी. समझा? ऐसा आंसर लिखोगे तो ना मार्क्स मिलेंगे, वरना कैसे मिलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन गाइज? तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा एक ही बात हो गई आज. इसके लिए पीपल आर नॉट एबल टू स्कोर इन ऑडिट. द ओनली रीजन इज कि वो ठीक से पढ़ के ही नहीं जाते हैं, बस ऐसे बोलते हैं हाँ पढ़ लिया है, एक रीडिंग मार लिया है, अरे सब समझ लिया है. फिर लिखने का बारी आएगा तो तुम लिख नहीं पाओगे. वो पढ़ना ही कुछ काम का नहीं है जिसमें तुम प्रॉपर वर्डिंग्स ही नहीं बोल पाओ. इट्स जीरो. मेरे हिसाब से दैट इज जीरो प्रिपरेशन. दैट इज नॉट इवन 1% प्रिपरेशन. दैट इज जीरो. यू स्टैंड एट जीरो लेवल, क्योंकि तुमको मार्क्स तो आएगा नहीं. बाद में तुम्हारा दिमाग ये खराब होगा, शिट यार मैं तो पढ़ के गया था, शिट यार मैं तो याद करके गया था, मुझे मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है. तुम्हारी ही वजह से नहीं आ रहा है, तुमने कुछ नहीं पढ़ाई किया है. मतलब
बहुत से लोग मेरे पास आते हैं 2-3 अटेम्प्ट लगने के बाद, अरे मैंने इतनी बार किया था, 3 बार किया था, 4 बार किया था, पर चारों बार तुमने वही गलती रिपीट की है। चारों बार तुमने सिर्फ बुक पढ़ी है न्यूज़पेपर की तरह, याद नहीं करने का एफर्ट डाला है, तो यू डिजर्व टू फेल। समझा? आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऑडिट कैसे करना है, ऐसे नहीं करना है जिसे तुम करके आए हो ऑलरेडी। इज इट वेरी क्लियर? तुमको यार चार्ट्स बना के दिया है, कितना कुछ करके दिया है, तुम उसका फायदा नहीं उठा रहे हो, तो फिर तो तुम बेवकूफ हो एक नंबर के। तुमसे बड़ा पागल नहीं होगा कोई दुनिया में। When you have everything and still you don't want to utilize it. नेक्स्ट लेक्चर से आई वॉन्ट चेंज, अ बेटर चेंज। ठीक है, अच्छा लगना चाहिए क्योंकि तुम लोग सभी अच्छे हो यहाँ पे यार। वैसे भी इंटर से क्लियर हो गया है फाइनल, तो ऑब्वियसली तुमने बहुत बड़ा कुछ काम तो किया है अच्छा लाइफ में। समझ में आ रहा है? तुम में वो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो तो उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है। आई नो यू कैन डू इट, बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट, द प्रॉब्लम इज दैट। क्लियर है? हाँ, ओके। सबकी तारीफ की है मुझे धवल सर ने कि बहुत अच्छे, एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, मुझे वो दिखना चाहिए ना, तो मेरे तरफ से भी वो फीडबैक जाएगा। और ना वो मुझे पूछेंगे कैसा है, तो फिर तो मैं बता दूंगा फिर कैसा है, क्योंकि मेरे से झूठ नहीं बोला जाएगा फिर। पर ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर तक रुकूंगा फीडबैक देने के लिए। वी कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 तो वही है, इनहेरेंट लिमिटेशन शॉर्ट नोट। 8 ऐसा ही, 8 तो ऐसे ही टाइम पास है, जस्ट रीड लिख दो वहाँ पे, एग्जाम के टाइम पे देखना भी मत उसको। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, मॉड्यूल के अंदर ये क्वेश्चन था। अगेन रीजनेबल, ये इनहेरेंट लिमिटेशन ही छापना है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, थोड़ा केस स्टडी स्टाइल में। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया फ्रेम किया है, आंसर नहीं पढ़ना है। आंसर नहीं पढ़ना है, तो मैं खुद सोच के बताना है कि क्वेश्चन क्या है, किसके ऊपर है। आंसर पढ़ लिया तो 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, और सीए फाइनल में नए नए क्वेश्चंस आने वाले हैं, तुम ये मत सोचना हर चीज़ बुक में से ही उठ के आ जाएगी। खैर वो तो तुम्हें मालूम है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जितना तकलीफ हो होने दो, पर अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो गया ना मस्त से, तो मैं एग्जाम में एकदम मक्खन जैसा पेपर लगेगा एकदम। तो सोचो वो क्या बोलना चाह रहे। अब इतना तो माइंड में रिलीफ है कि भाई ये इनहेरेंट लिमिटेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन के नीचे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि क्या पूछा है वो लोग ने। कुछ आग वाग लग गई है, ठीक है, कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में ये वो हो गया है, तो इंश्योरेंस सर्वेयर तो आया ही है, क्योंकि हमने इंश्योरेंस करवाया, तो इंश्योरेंस सर्वेयर तो आएगा ना लॉस असेस करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ इंश्योरेंस वालों ने, रीजनल ऑफिसर था इंश्योरेंस का, वो लोग ने सीए भी अपॉइंट किया उस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? एग्जैक्टली, लॉस असेस करने के लिए। समझा? ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए नहीं, लॉस असेस करने के लिए। मतलब ये तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बुलाया है एवरीवन। मतलब इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ ऑडिट, इट इज इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। समझा? तो इट इज एन इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट इन द नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। समझा क्या? सो वुड द रिपोर्ट बाय सीए इन द नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? नो, इट इज। और उसको अर्ली रिपोर्ट सबमिट करने को बोल रहे हो, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पहले ही सबमिट करनी होती है। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा क्या? आई होप इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो तुम इसके अंदर प्रोविजन के नाम पे वो सेकंड वाला पॉइंट छाप देना, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। क्वेश्चन नंबर 11, जीवा प्रोडक्ट्स। जल्दी पढ़ना, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। बोलो, क्वेश्चन पढ़ा, कितना बड़ा स्टोरी बनाया वो लोग ने। उसमें से आधी चीजें तो अपने कुछ काम की ही नहीं है। यहाँ से ये सेंटेंस मुझे एक काम का लगता है कि हाँ, ऑडिटर वो इंटरनल कंट्रोल से सेटिस्फाइड थे, वो लोग ने ऑडिट प्रोसीजर्स भी किए, जो जो ज़रूरत थी वो उन्होंने सारा किया। ठीक है, सैम्पलिंग चेकिंग भी की वो लोग ने, परचेसेस ट्रेस किया, सब देखो डिटेल में बता रहे हैं कि इन लोग ने एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस भी लिया। मतलब वो आपको प्रूव कर रहे हैं कि ऑडिटर से जितना बन पड़ता था उसने वो सब किया। दे वर सेटिस्फाइड विद द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय देम। ऑडिट रिपोर्ट वाज सबमिटेड, ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सब बोल दिया, पूरा स्टोरी समझा दिया एवरीवन। इंटरवल के पहले का मूवी ये था, उसके बाद क्या हुआ? इंटरवल के बाद फ्रॉड डिस्कवर हो गया। समझा? ये मालूम पड़ा कि जो परचेस मैनेजर था ना,
for procuring the dresses from one location was booked for booking fake purchases of small values by colluding मतलब मिली भगत with unethical dealers, और पेमेंट to these dealers were also made in connivance with the account. connivance मतलब वही मिली भगत, समझ में आ रहा है? कनाइवेंस मतलब मिलजुल के लोग ने कांड किए। एवरीवन मतलब एक तो नकली परचेजेस डीलर्स के साथ सेटिंग करके, और अकाउंटेंट के साथ सेटिंग किया, बोला भाई तू इसका है ना पेमेंट दिखा दे, नकली परचेजेस का नकली पेमेंट दिखा दे। अरे टैक्स कम भरना पड़े यार, सिंपल टैक्स इवेशन एवरीवन, ताकि प्रॉफिट कम दिखे एवरीवन। तो पार्टनर किसको ब्लेम कर रहा है? ये ऑडिटर को ब्लेम कर रहा है कि उसने ऑडिट ठीक से नहीं किया। क्या पार्टनर सही है? नहीं। क्लियर कट दिखाया बेचारों ने कि कितना ऑडिट किया उसने, अपनी तरह से सब किया। क्या मैं हर एक चीज चेक कर सकता हूँ? नहीं ना, समझ में आ रहा है? और ये ना मेरी गलती नहीं है, ये आपके एम्प्लॉयज की गलती है, आपके लोगों की गलती है। दिस इज एन इनहेरेंट लिमिटेशन टू एन इंटरनल कंट्रोल। याद है, इनहेरेंट लिमिटेशन दो टाइप के होते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन टू एन ऑडिट, मतलब मेरे ऑडिट के लिमिटेशंस, और दूसरे आपके इनहेरेंट कंट्रोल के, इंटरनल कंट्रोल के लिमिटेशन। इंटरनल कंट्रोल के लिमिटेशन में ये एग्जांपल बहुत फेमस है और बहुत पॉपुलरली दिया जाता है कि जैसे मान लो मेरे को है ना अकाउंटिंग करवानी थी। क्या करवानी थी? मेरे को जर्नल एंट्रीज करवाना है, लेजर पोस्टिंग करवाना है, ट्रायल बैलेंस बनवाना है, बैलेंस शीट बनवाना है। अब ये चार काम है, क्या क्या है? जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। ये चार काम है। क्या मैं किसी एक से करवा सकता हूँ ये काम? हाँ, करवाने के लिए करवा सकता हूँ, लेकिन तकलीफ क्या होगी उसको? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या है? चार ही काम किसी एक से करवाना, वो एक बंदा क्या कांड कर देगा पता ही नहीं चलेगा। तो वो एक ही पर्सन रहेगा तो वो गड़बड़ भी कर सकता है, वो दूसरों को पता नहीं चलेगा। और वो बताएगा भी नहीं ना उसने क्या गड़बड़ की है, और हो सकता है उसको खुद को नहीं मालूम पड़े उसने क्या गड़बड़ की, लेकिन पर उसने जानबूझ के किया तो वो पक्का नहीं बताएगा। है इज वेरी क्लियर एवरीवन? तो मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ चार लोगों में डिवाइड कर दी। सिद्धार्थ को बोला आप जर्नल एंट्रीज बनाना, फिर सिद्धार्थ आप जर्नल एंट्री बनाने के बाद मीनाक्षी को दे देना। मीनाक्षी तुम लेजर पोस्टिंग करना। मीनाक्षी तुम लेजर पोस्टिंग बनाने के बाद मुलुंड भेज देना श्रद्धा के पास, नहीं डोंबिवली ना श्रद्धा, डोंबिवली भेज देना, ठीक है? वो ट्रायल बैलेंस बना देगी, समझ में आ रहा है? फिर श्रद्धा आप खार भेज देना। खार किसके पास मालूम है? ज्योति के पास। ज्योति को बैलेंस शीट बना देगी, समझ में आ रहा है? ये क्या है? इस इंटरनल कंट्रोल का नाम मालूम है? इसको क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अब ये चार लोगों में काम डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ? एक सेकेंड, फायदा क्या हुआ? जैसे ये जर्नल एंट्री करके मीनाक्षी को देगा, मीनाक्षी आग बंद करके लेजर पोस्टिंग करेगी क्या? नहीं, वो उसका लेजर पोस्टिंग पहले चेक करेगी, करना ही पड़ेगा ना देखने के लिए कि क्या लेजर मतलब क्या जर्नल एंट्री मारा है, फिर लेजर पोस्टिंग होगा। तो ऑटोमेटिकली सिद्धार्थ का काम मीनाक्षी चेक कर लेगी। इंटरनल अरेंजमेंट ही ऐसा बिठाया है, इट इज़ नॉट एन इंटरनल ऑडिट। कोई बाहर आके बंदा नहीं, बाहर का बंदा आके नहीं कर रहा, हाँ अलग से नहीं कर रहा, समझ में आया? इंटरनल अरेंजमेंट ही ऐसा बैठा है कि एक का काम अगला चेक कर लेगा। सिद्धार्थ का काम मीनाक्षी चेक कर लेगी, मीनाक्षी का काम श्रद्धा चेक कर लेगी, श्रद्धा का काम ज्योति चेक कर लेगी। तुम्हारे मन में डाउट है ज्योति का काम कौन चेक करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ओके, इंटरनल कंट्रोल तो बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन एक दिन मैंने पार्टी रखी, ये चारों मिले उस दिन, सिद्धार्थ, मीनाक्षी, श्रद्धा और ज्योति, और ये चारों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। पहले ये चारों एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो एक दूसरे का काम अच्छे से चेक करते थे, गलतियां बताते थे, ये वो सब। अब वो फ्रेंड्स बन गए। तो चारों ने फ्रेंडशिप में एक पैक्ट बनाया कि हम एक दूसरे की गलती किसी को नहीं बताएंगे, हम वो गलती छुपाएंगे, दोस्त की रक्षा करेंगे। एवरीवन, अब ये क्या हो गया? इंटरनल कंट्रोल तो बहुत अच्छा था, मैंने इंटरनल कंट्रोल चेक भी किया एज एन ऑडिटर के, यार चार लोगों में काम डिवाइडेड है, बढ़िया है यार। एवरीवन, और क्या करूँ मैं? अब मैं तुम्हारे साथ पार्टी में आके देखूं कि स्पाई करूं तुम लोग के ऊपर, तुम्हारे लाइफ में, कि तुम लोग फ्रेंड हो के नहीं, तुम्हारा व्हाट्सएप का वो ले लूं मैं एक्सेस,
ये देखने के लिए कि ये लोग बात, अब इतना तो नहीं कर सकता हूँ ना मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम दोस्त बन गए तो वो जो पूरा कंट्रोल बिठाया था फेल हो गया। नाउ यू विल कल्यूड, मिली भगत करोगे, एक दूसरे की गलतियां छुपाओगे। अब उसमें ऑर्डर का क्या गलती है? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? Everyone, it is inherent limitation to an internal control, and because of that it is an inherent limitation to an audit. समझा? Everyone, complex nature of financial reporting. Is it very clear everyone? आंसर बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है, बाद में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बाबू पढ़ो जल्दी, बोलो क्या क्वेश्चन पढ़ा तुमने कि एक बंदा ऑडिट कर रहा है, उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, ठीक है, सच अ प्रोसीजर, हाउएवर ये प्रोसीजर जरूरी है ना, ऐसे 505 में, अनेबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ही रिलाइड ऑन सेल डिटेल्स। अब क्या करें, पॉसिबल नहीं है तो सेल्स रजिस्टर ये सब भी रिलाई करना पड़ेगा। ही वॉज रीजनेबली सेटिस्फाइड विद द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। इज देयर एनी अदर रिपोर्टिंग ड्यूटी कास्ट अपॉन हिम रिलेटिंग टू नॉट फॉलोइंग अ मैंडेटेड प्रोसीजर? बोलो क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? सिंपल, मेन ऑडिट प्रोसीजर क्या होता, एक सेकेंड, मेन ऑडिट प्रोसीजर क्या होता कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन मिल जाता, पर अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो ठीक है, वैसे भी हमको हर चीज़ मिलेगी क्या लाइफ में? नहीं, तो ऑडिट में भी हर चीज़ मिलेगी ऐसी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मेन ऑडिट प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करने को मिल रहा है तो आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो ना। समझ में आ रहा है? आपने वो किया, आपको एविडेंस मिला, ठीक है, हाँ, आपको मेन ऑडिट प्रोसीजर क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए उसका रीजन जरूर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेटर का कंफर्मेशन मांगा, अब तुम्हें मालूम है डेटर का कंफर्मेशन कैसे मांगते हैं? कैसे मांगते हैं डेटर का कंफर्मेशन? एक मैं ना लेटर बनाऊंगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वो किसको दूंगा? मैनेजमेंट किसको देगी? थर्ड पार्टी, वो डेटर को। डेटर किसको देगा? डेटर डायरेक्टली ऑडिटर को देगा। समझा? अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा? अब मैनेजमेंट बोलती है नहीं 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 नहीं, डेटर को नहीं भेजना है, हमारा ऑडिटर का डिस्प्यूट चल रहा है, वो अमाउंट क्या कंफर्म करेगा? तो बात उधर ही रुक गई। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? तो आई विल हैव टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। समझा? क्लियर है? इज इट वेरी क्लियर? वी कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी। क्या मस्त क्वेश्चन पूछा था ये एग्जाम में? आर यू एबल टू डिटेक्ट कि क्या पूछा है वो लोग ने? एनीवन? क्वेश्चन एक बार पढ़ के नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ो एंड आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। इररिलेवेंट चीजों को हटा दे जाओ क्वेश्चन में से। जैसे फर्स्ट लाइन फालतू है, द कंपनी इंप्लीमेंटेड इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है, ऑडिटर कैरिड आउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब उसने कंट्रोल टेस्ट किया, उसको कुछ इधर उधर मिला नहीं, ऑडिट कंप्लीट करने के बाद उसने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दिया, ठीक है। फ्रॉड पर्टेनिंग टू एरिया ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री का कुछ फ्रॉड सामने आया है, समझ में आ रहा है। एन ऑडिटर वर आस्क्ड टू मेक सबमिशन एज टू व्हाई द ऑडिट फेल्ड टू आइडेंटिफाई सच फ्रॉड। ऑडिटर को पूछा कि भाई आप एक्सप्लेनेशन दो कि आप लोग क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए उसको। ऑडिटर ने बोला इनहेरेंट लिमिटेशन का गाना गा दिया और बोला कि भाई हर बार पॉसिबल नहीं होता है टू गेट परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। एवरीवन, डू यू थिंक ऑडिटर मेड द करेक्ट स्टेटमेंट? 2 क्वेश्चन पूछा, इसमें एक क्वेश्चन नहीं है। हाँ, डू यू थिंक ऑडिटर मेड द करेक्ट स्टेटमेंट? जल्दी, डू यू थिंक ऑडिटर मेड द करेक्ट स्टेटमेंट? अरे बोलो फटाफट यार, यस या नो? यस, सही है ना? वो क्या करेगा बेचारा? हाँ, और याद है इसमें और साथ में क्या पूछा है? याद आ रहा है ये क्या पूछा है वो लोग ने? हाँ, अदर मैटर्स पूछा है, अदर मैटर्स। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, फॉर 5 मार्क्स। एवरीवन, दिख रहा है तुम्हें वो लोग ने क्या लिखा है? सी यहाँ पे इनहेरेंट लिमिटेशन का कंक्लूडिंग लाइन से शुरू किया है वो लोग ने, याद है?
इनहेरेंट लिमिटेशन का। आप देखो तुमने आंसर याद करके आए होते ना तो फटाक से तुम्हारे दिमाग में घुसता है ये चीज़ कि ड्यू टू दी अबाउ लिमिटेशन हमेशा एक अनअवॉइडेबल रिस्क रहता है कि कुछ एमएमएस अनडिटेक्टेड रह जाए। उसी से शुरू किया है वो लोग ने आंसर। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? समझा? कितना ही अच्छा प्लान कर लो तुम, ठीक है। उसके बाद अगर बाद में आपको मिसस्टेटमेंट मिलता है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ऑडिटर ने ही कुछ गलती की होगी। एवरीवन, इनहेरेंट लिमिटेशन आर नॉट अ जस्टिफिकेशन। हाँ ऑब्वियसली वो कोई एकदम हर बार जस्टिफिकेशन भी सही नहीं है एवरीवन। तो कंक्लूजन क्या है कि ऑडिटर सबमिशन दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव इज डज नॉट सीम्स टू बी करेक्ट। मतलब हर बार सही नहीं है, हर बार ये रीजन देना सही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मैटर्स में इट इज ओके। वो सब्जेक्ट मैटर्स बता देना है कि अगर ऐसे सब मैटर्स होंगे तो ठीक है। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ये वो अदर मैटर्स ही तो है। समझा क्या? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, फोकस। अभी क्वेश्चन ही इतना बड़ा लिखते हैं ना वो लोग, तो इसमें इररिलेवेंट चीजें हटा दिया करो फटाफट पढ़ पढ़ के। वेरी सिंपल क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है वो लोग ने? हाँ, सबसे पहले एक तो वो ऑब्जेक्टिव छाप देंगे अपन। उसके बाद में वो लोग ने पूछा रीजनेबल एश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है। वो तो सबको मालूम है, इट्स अ हाई लेवल एश्योरेंस। याद है, हमने देखा भी है। इट्स अ हाई लेवल एश्योरेंस बट लेस देन एब्सोल्यूट। हाई लेवल एश्योरेंस बट लेस देन एब्सोल्यूट। ये एक ऐसा एश्योरेंस है जो अगर मैंने ये एश्योरेंस दे दिया तो ऑडिट रिस्क विल बी रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो लिखनी है एवरीवन। उसके बाद वो लोग ने क्या लिखा है, वही इनहेरेंट लिमिटेशन लिख दिया वो लोग ने चुपचाप। इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो, इसलिए वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता है बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस टू एन ऑडिट एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस आर एज फॉलोज। वो चारों का नाम लिख दिया वो लोग ने, समझाया नहीं डिटेल में क्योंकि बहुत सारी चीजें पूछी थी ना। अरे इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? और तुम्हें फिर भी अगर एक एक लाइन लिखना है उन लोग के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा पक्का? इज इट वेरी क्लियर एवरीवन? ये भी खत्म होता है। वी कम टू द नेक्स्ट। हो गया चैप्टर खत्म।